हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी वर्णिका के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है ढहते विश्वास। तो हम लोग इस चैप्टर के आज के इस वीडियो में अभ्यास के जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक, तो सभी प्रश्नों के आज के इस वीडियो में हम लोग आंसर करने वाले हैं। इसका पीडीएफ भी आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेकिन अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको देख करके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको खुद से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ और उसको देखते हैं और उसको याद करने की कोशिश करते हैं। अगर याद न भी करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ताकि आप एग्जाम में क्वेश्चन जब आए तो उसको आसानी से लिख दीजिए। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपसे पूछा है कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। कहने का मतलब यहाँ पे लक्ष्मी के बारे में बताना है कि वह कौन थी, फिर उसके बाद बताना है कि उसके परिवार में किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। ये चीज आपको यहाँ पे लिखना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। उत्तर में हमने लिखा है कि लक्ष्मी इस कहानी की प्रमुख नायिका है, या कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल जाएगा प्रमुख नायिका के जगह पे प्रमुख पात्र है, तो दोनों सेम ही चीज होता है। या प्रमुख पात्र लिख दे या प्रमुख नायिका लिखे, दोनों सेम ही चीज है। प्रमुख नायिका का मतलब है कि इस कहानी में इसके बिना कहानी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। और लक्ष्मी कहाँ रहती है? गांव के क्षेत्र में रहती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लक्ष्मी के गांव का नाम क्या था या किस जगह पे वो रहती थी। उसकी जो पारिवारिक स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति थी, मतलब बहुत अत्यंत, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा गरीबी थी। उसका जो पति है लक्ष्मण, वो कलकत्ता में काम करता है, यानी जॉब करता है, नौकरी करता है, परंतु उसके कमाई से उसके घर का भरण पोषण नहीं हो पाता है। यानी जितना लक्ष्मण कमाता है उससे घर चलाना मुश्किल है, वो घर नहीं चला पाती है। उसके पास पूर्वजों का 1 बीघा जमीन है। किसके पास? तो लक्ष्मी के पास 1 बीघा जमीन है जो उसके पूर्वज का है। प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें हल चलाने के पैसे भी बेकार हो जाते थे। तहसीलदार के यहाँ कामकाज करके अपनी आजीविका को वो चलाती थी। तो आप देख पाए कि उसके पास जमीन है, उसके पास पति है, लेकिन फिर भी अपने परिवार को चलाने में वो सक्षम नहीं है, क्योंकि पति जितना पैसा कमाता है उतना में घर चलाना मुश्किल है। और उसके बाद जो उसके पास जमीन है उसमें प्रकृति के प्रकोप यानी बाढ़, सूखा जैसे समस्या उसके पास आती रहती है, जिससे वो फसल अच्छे से नहीं उगा पाती है। तो वो क्या करती है, अपने गांव के ही तहसीलदार के यहाँ वो काम करने चली जाती है, और उससे जो भी उसकी कमाई होती है उससे वो अपना आजीविका चला लेती है। तो उम्मीद करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप लोग खुद से भी इसको लिख पाएंगे अगर आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें कहता है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। सात कोड़ी जो इनके लेखक है ढहते विश्वास का, उन्होंने क्या किया है कि उड़ीसा के जनजीवन है उसका बहुत अच्छे से चित्र प्रस्तुत किया है। तो चलिए अब देखते हैं कैसे लिखना है। तो उत्तर में हमने लिखा है कि ढहते विश्वास कहानी के आधार पर लेखक सात कोड़ी होता ने उड़ीसा के जनजीवन का सफल और सुगम चित्र प्रस्तुत किया है, जिसमें तूफान, बाढ़ और सूखा का प्रतिबिंब साफ और सरल दिखाई पड़ता है। उड़ीसा के किसान अपने छोटे से जमीन की टुकड़ी पर किसी तरह हल फाल की सहायता से बीज को बो लेते हैं, परंतु सूखा पड़ जाने के कारण वह अंकुर के साथ ही जल गए। यानी वहाँ के जो किसान हैं वो किसी भी तरीके से किसी से भी कर्ज वगैरह लेकर के अपने जमीन पर किसी तरीके से बीज को तो बो लेते हैं, पर वो जब बीज जो है वो निकलकर जैसे वो अंकुर लेता है तो उसका अंकुर सूखा के कारण जल जाता है। कहीं कहीं पर धान के हरे भरे कोमल पौधे धूप में भून करके स्वाहा हो गए। कहीं कहीं पे अगर वो जम गए, बड़े हो गए, तो वो धूप से यानी कि सूखा के कारण वो क्या हो जा रहे हैं, स्वाहा हो जा रहे हैं, जल करके खत्म हो जा रहे हैं। फिर भी हार न मानकर बारिश का इंतजार लोग करते हैं, यानी वहाँ के जो किसान हैं फिर भी हार नहीं मानते हैं और बारिश का इंतजार करते हैं जिससे वो रोपनी कर सके। इसके बाद जो होती है बारिश का इंतजार तो लोग कर ही रहे थे, लेकिन बारिश आता है और इतना अनवरत बारिश शुरू हो जाता है कि फिर से वहां पे बाढ़ जैसे विभीषिका लोग का सामना किसानों को करना पड़ता है।
यानी वहां पे क्या स्थिति है, पहले तो तूफान आया, तूफान के बाद सूखा पड़ गया, सूखा के बाद लोगों को लगा कि ये शायद बारिश होगी तो कुछ फसल को बोलेंगे जिससे अपनी जीविका को चला लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बारिश तो होती है परंतु इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है कि वो बाढ़ जैसे विभीषिका ला देती है, जिससे किसान सामना करने में किसान सामना करने के लिए असहाय हो जाते हैं, वो सामना नहीं कर पाते हैं। और इस तरह उड़ीसा के जो जनजीवन है वो बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें कहता है कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। अगर आप लोग खुद से इसको करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से हिंट्स लेकर खुद से लिखने की कोशिश कीजिए, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि कहानी में आए बाढ़ का दृश्य बहुत ही विकराल और भयावह है। मतलब इतना ज़्यादा है कि उसको देखने और सुनने के बाद आपका रूह तक कांप जाएगा। ठीक है, सूखा पड़ने के बाद लगातार बारिश होने के कारण बाढ़ जैसी समस्या वहां के लोगों को हर बार देखने को मिलता है। इस कहानी में दलई बांध की चर्चा की गई है। कौन सी कहानी में? जो कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं यानी ढहते विश्वास पढ़ रहे हैं, इसमें एक बांध की चर्चा की गई है और उस बांध की नाम है दलई बांध। ठीक है, और इसके टूट जाने से पूरे गांव की जो हंसी खुशी है वो मुरझा जाती है। हंसी खुशी क्या, पूरा गांव ही विनाश की ओर पहुंच जाती है। बाढ़ से बचने के लिए लोग अपने गांव के टीले की तरफ दौड़ते हैं, परंतु पानी के तेज बहाव के कारण कुछ लोग रास्ते में ही बह जाते हैं। मतलब बाढ़ ऐसी आई गांव में कि लोग अपनी जान को बचाने के लिए, गांव में एक टीला था जहां पे संक्रांत के समय, मकर संक्रांति के समय वहां पे मेला लगता था, वहां पे बलि चढ़ती थी, लोग वहां पे पूजा पाठ करते थे, सामान खरीद बिक्री करते थे। तो वो बहुत ऊंची जगह थी उस गांव की। ठीक है, तो वहां पे लोग दौड़कर पहुंचने लगे, लेकिन क्या होता है कि पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वह तेजी से पूरे गांव में फैल जाती है और रास्ते में ही यानी टीले पर पहुंचने के जो रास्ता था उसी में ही लोग बहकर मर जाते हैं या बहकर दूसरे जगह चले जाते हैं। वहां पर एक स्कूल भी है और स्कूल में लोग जाते हैं बचने के लिए, तो वहां भी पानी भर जाता है और घुटने भर पानी में उसके छत पर खड़े थे। यानी देखिए बहुत यहाँ पे अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे आप अगर समझेंगे तो बहुत यहाँ पे समझने वाली बात है कि स्कूल नीचे बनी हुई थी, यानी कमरा नीचे बना हुआ था। तो कमरा में तो लोग इतना ज़्यादा भर गए थे कि वहाँ पर मतलब चींटी ससरने का जगह नहीं था। और उसके बाद जो लोग बचे थे वो छत पे चले गए थे ताकि वहां पे भी वो बच सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है, नीचे वाले लोग बचते नहीं है। पानी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि नीचे का पानी छत पर घुटना भर जाता है। तो सोचिए कि स्कूल के अंदर वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा। लक्ष्मी के बच्चे भी इसी बाढ़ के शिकार बन जाते हैं और लोग अफरा तफरी में जान बचाने के लिए आकुल व्याकुल हो जाते हैं, पर कोई भी देव शक्ति उनकी रक्षा नहीं कर पाती है। इस प्रकार इस विभीषिका में गांव पूर्ण रूप से विनाश हो जाता है। तो आप देख पाए कि कैसे बाढ़ इस गांव को समाप्त कर दिया और इस कहानी में कैसे इस बाढ़ की चर्चा की गई है। तो उम्मीद करते ये भी चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। सार्थकता कहने का मतलब कि लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास क्यों रखा है, इसकी क्या वजह है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम आपको इस कहानी के माध्यम से आपको बता देते हैं और इसका उत्तर हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है। देखिए हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक वर्णिका से लिया गया है और वही वर्णिका भाग 2 से लिया गया है और जिनके लेखक सातकोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में लेखक उड़ीसा के जनजीवन को गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट किया है। यानी इस कहानी जो है ढहते विश्वास, इसमें उड़ीसा के जनजीवन को बताया गया है कि वहाँ की जनजीवन कैसी थी और उसको बहुत ही आंतरिकता यानी अंदर से खींच करके लेखक दिखाने की कोशिश करते हैं। घटित घटना के आधार पर लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा है। यानी ये घटना सच्ची थी और इस घटना के आधार पर ही लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा है। इस कहानी में लोगों का आशा धीरे धीरे निराशा यानी ढहते
में बदल जाती है। यानी लोग का आशा होता है कि हमें बचाने के लिए कोई देव शक्ति आएगा, हमें बचाने के लिए भगवान कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनका जो आशा है वो धीरे धीरे निराशा की ओर चली जाती है, क्योंकि भयंकर बाढ़ और सूखा के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद के साथ मां मुंडेश्वरी के शरण में गए थे। वहां चैत की संक्रांति में देवी की पूजा होती थी, बलि दी जाती थी, पर इस विभीषिका के समय कोई देवी देवताओं ने सहायता नहीं किया। हर लोगों ने अपना पूरा अस्तित्व खो दिया और लोगों को अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। यानी लोग अपने आप में ये नहीं जान पा रहे थे कि हम हैं कौन, मेरा परिवार क्या है। यानी वो पूर्ण रूप से अपने अस्तित्व को खो दिए थे, क्योंकि इस विभीषिका ने सभी लोगों को अपने से जुदा कर दिया था, अपने से अलग कर दिया था। और लोगों का भरोसा अब देवी देवताओं पर से भी उठने लगा, उनका विश्वास उठने लगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि कहानी का जो शीर्षक है वो बहुत ही सटीक साबित होता है, और इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। कहने का मतलब है कि लक्ष्मी एक महिला है, ठीक है, और एक महिला के अंदर क्या गुण होने चाहिए और इस महिला में यानी लक्ष्मी में क्या गुण है, इसके बारे में आपको बताना है, विचार करना है। देखिए, ये जो भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, ये प्रश्न में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये हमेशा 5 नंबर वाले प्रश्न में पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका जो उत्तर है बहुत ज़्यादा है। जहाँ आपको विचार करने की बात आ जाएगा वहाँ पे आप समझ लीजिएगा कि उस प्रश्न का आंसर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और आपको लिखना भी है, क्योंकि ये 5 नंबर का ही होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के आंसर पे कि लक्ष्मी इस कहानी की नायिका है। जैसा कि हमने ऊपर भी आपको बताया था, इस कहानी के प्रमुख नायिका है या यह प्रमुख पात्र है, ये भी आप कह सकते हैं। उसके व्यक्तित्व में दृढ़ता और साहस कुट-कुट कर भरा है। उसके अंदर क्या है? दृढ़ता है और साहस है, ठीक है। लक्ष्मी उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्र में देवी नदी के बांध के नीचे रहती है। यानी उसका जो घर था वो देवी नदी के बांध के नीचे था। उसका जो पति है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। वह अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती है। वह अपने समाज की भलाई चाहती है, इसलिए तो उसने अपने बड़ा बेटा अच्युत को बांध की निगरानी के लिए भेज देती है। यानी अब यहाँ पे समझने वाली बात है, लक्ष्मी क्या है? तो एक महिला है, ठीक है। महिला होते हुए भी उसके अंदर दृढ़ता है, उसके अंदर साहस है। वो अपने आप को कमजोर नहीं समझती है। क्यों कमजोर नहीं समझती है? क्योंकि वो अकेले, यानी उसका जो पति है वो कलकत्ता में काम करता है, वहाँ पे नौकरी करता है, और उससे वो जो पैसा कमाता है उससे उसका घर परिवार नहीं चल पाता है, और वो अपने गांव में ही रहती है अपने बच्चों के साथ, और वो अपने पूरे समाज के लिए भी भलाई चाहती है। तो सोचिए एक स्त्री किस तरीके से यहाँ पे अपना रोल अदा कर रही है। इसलिए उसने अपने बड़ा बेटा जो था वो अच्युत को क्या कर देता है? निगरानी के लिए। यानी उसके अंदर अपने समाज की भलाई के लिए उत्सुकता है, तभी तो वो अपने छोटे, यानी मतलब छोटे से बेटे कह सकते हैं, यानी उसका बड़ा बेटा था लेकिन फिर भी उसके लिए तो वो छोटा ही था ना, फिर भी वो बांध के निगरानी के लिए भेज देता है, बिना परवाह किए कि उससे क्या होगा, वहाँ पे लोगों को क्या हश्र होगा, ये चीज़ वो नहीं सोचती है, क्योंकि वो समाज की भलाई चाहती है। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा कहने का मतलब माता का और ममता का, माता और ममता का उसके अंदर जलधारा बहती है, परंतु वह अपने बच्चों से दूर हो जाती है। यानी वह चाहती है कि हम अपने बच्चों से दूर ना हो, तभी तो वह बाढ़ के समय, जिस समय दलई बांध टूट जाता है, उस समय भी वो रुक कर इंतजार करती है अपने बड़े बेटे का। फिर भी उसका बड़ा बेटा नहीं आता है। फिर भी जब वो आगे बढ़ती है तो उसे ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है कि उसका बेटा आवाज़ दे रहा है, लेकिन वो जब देखती है मुड़ करके तो वहाँ पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझने के लिए हम इतना बता रहे हैं। आपको लिखना यही चीज़ है, लेकिन आप समझ कर लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। परंतु वो अपने बच्चों से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। और इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी का जो लक्षण तो है ही, साथ में मातृत्व का लक्षण है, उसके साथ साथ दृढ़ता का लक्षण है, और उसके साथ साहस भी मौजूद है। तो इस तरीके से लक्ष्मी का व्यक्तित्व है और आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, और इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? लिखिए। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन में कह दिया कि इस प्रश्न को आप क्या सोचते हैं, तो उम्मीद करते हैं हम आपसे
कि आप सोच पाते होंगे, क्योंकि आप 10th के विद्यार्थी हैं, तो अपने आसपास और अपने बिहार में किस तरीके से बाढ़ का जो विभीषिका है वो देखने को मिलती है। लाखों लोग का घर दह जाता है, लाखों किसानों का जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है, और सूखा पड़ने के वजह से लाखों किसान और लाखों परिवार के जो घर हैं उनको अनाज नसीब नहीं होता है। तो इस चीज़ को आप खुद से लिखें, अगर नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे हिंट्स लेंगे और इसको लिखने की कोशिश करेंगे। हम लिखे हैं कि बिहार का जो जनजीवन है वो बाढ़ और सूखा से अछूता नहीं रहा है, यानी यहाँ भी बाढ़ और सूखा जैसी समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बिहार की बहने वाली कोसी, गंडक, पुनपुन, बागमती, सोन, गंगा इत्यादि नदियों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि कोसी बिहार के सुख के नाम से जानी जाती है, क्योंकि ये पूरे बिहार को बर्बाद करके रखे हुए होती है। और ये कहाँ से निकल करके आ जाती है, तो ये नेपाल के क्षेत्र से बिहार में एंट्री करती है। ठीक है। दुख की बात यह भी है कि बिहार के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हिस्से सूखे से ग्रसित हैं। मुंगेर, नवादा, गया, गोपालगंज इत्यादि जिले में बाढ़ और सूखे की समस्या देखने को आसानी से आपको मिल जाएगी, जबकि हर बार बिहार के नेताओं का ये कहना होता है कि अगली बार इस तरह की समस्या नहीं देखी जाएगी लेकिन ये समस्या हमेशा की तरह ही आ जाती है। बिहार में इस तरह की घटना को घटित होने से पहले बांध की जो व्यवस्था है वो होनी चाहिए, पुल बननी चाहिए और अन्य तरीकों से सुरक्षा करनी चाहिए, ताकि बिहार में बाढ़ जैसी विभीषिका देखने को ना मिले। ठीक है। वही सूखे से ग्रसित क्षेत्र में नहरों की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वहाँ सिंचाई व्यवस्था सही हो, जिससे किसान को सूखा का सामना ना करना पड़े और उसके परिवार में भी हंसी खुशी आता जाता रहे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। अब आज के आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे और भी हमने लिखा है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। कहानी का सारांश प्रस्तुत करने का मतलब क्या है कि कहानी को आप एक मतलब पैराग्राफ में लिखिए, या आप उसके पूरे अंश को, इतना बड़ा कहानी को एक छोटे से अंश में लिख करके बताइए इस कहानी में क्या घटना घटी है, क्या इसमें लिखी गई है और किस तरीके से ये कहानी जो है वो सार्थक सिद्ध होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि जो प्रस्तुत कहानी है हमारे पाठ्य पुस्तक से ली गई है, जो कक्षा 10 के भाग 2 वर्णिका से है। इसके लेखक जो हैं वो सातकोड़ी होता जी हैं। इस कहानी में लेखक उड़ीसा के जनजीवन को गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट करते हैं कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वो कैसा है। आपको एक बात और भी बता दें कि ये जो कहानी है वो उड़िया भाषा में लिखी गई है, इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। इस कहानी की जो नायिका है वो लक्ष्मी है। लक्ष्मी का जो पति है वो कलकत्ता में नौकरी करता है। लक्ष्मी की 4 संतानें हैं, जिनमें 2 बेटियां और 2 बेटे हैं। लक्ष्मी अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहती है। उसके पास पूर्वजों का 1 बीघा जमीन है, जो प्रकृति के प्रकोप से अछूता नहीं है। यानी इसके पास जो 1 बीघा जमीन है वो बेकार जमीन है। क्यों बेकार जमीन है? क्योंकि इसके गांव में या इस जगह पे बाढ़ और सूखा जैसे समस्या देखने को मिलती है, जो प्रकृति के द्वारा दी जाती है। लक्ष्मी अपने गांव के तहसीलदार के यहाँ काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है, लेकिन फिर भी प्रकृति के प्रकोप उसके साथ साथ पूरे गांव के लोगों पर कहर बन के टूटती है। तूफान, सूखा और उसके बाद अनवरत बारिश के साथ बाढ़ जैसे विभीषिका से पूरा गांव विनाश हो जाता है। इस विभीषिका के समय गांव के लोगों को भगवान पर से भी भरोसा उठ जाता है, क्योंकि विभीषिका के समय लोगों को किसी के भी द्वारा सहायता नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लेखक ने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास रखा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर में दिए गए थे उन सभी का आंसर प्राप्त हो गया होगा। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं कि आगे के वीडियो में किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए। तो आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा,
ताकि इसी तरीके के वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरे अंदर एनर्जेटिक ऊर्जा भरे। फिर हम आगे आने वाले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।